गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मुन्नी अग्रवाल गवर्नमेंट कॉलेज डेगाना से। हमने बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिस के फर्स्ट वीडियो में आरबीआई एक्ट का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा था कि आरबीआई एक्ट की स्थापना 1934 में हुई और रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना विधिवत कार्य करना प्रारंभ 1 अप्रैल 1935 से किया। आरबीआई के जो मुख्य कार्य हैं हमने उनको पढ़ा। आरबीआई के उद्देश्यों में हमने पढ़ा कि आरबीआई के मुख्य उद्देश्य देश में मनी की व्यवस्था को कंट्रोल करना, देश में जो हमारी कंट्री की प्राइस है उसका इंटरनल और एक्सटर्नल वैल्यू, प्राइस मीन्स हमारी करेंसी की इंटरनल और एक्सटर्नल वैल्यू को नियंत्रित करना, उसके अलावा पब्लिक डेट्स की व्यवस्था करना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के सहयोग से हमारे देश के अन्य देशों से जो भी मौद्रिक संबंध हैं उनको बनाकर रखना, एक ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट को डेवलप करना, उसके अलावा मॉनेटरी स्टेबिलिटी, मौद्रिक स्थायित्व देश में स्थापित करना, ये सब हमारे रिज़र्व बैंक के मुख्य उद्देश्य हैं। इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि रिज़र्व बैंक की प्रबंध व्यवस्था कैसी है, जिसमें हमने देखा कि रिज़र्व बैंक की प्रबंध व्यवस्था में एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है। उस सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 20 संचालक होते हैं, जिसमें से कि एक गवर्नर जो कि सर्वोच्च पूर्णकालिक अधिकारी होता है। उसके अलावा 4 डेप्यूटी गवर्नर्स होते हैं जो भी फुल टाइम डायरेक्टर्स होते हैं। उसके अलावा 15 डायरेक्टर्स ऐसे हैं जिनमें से 10 इंडियन गवर्नमेंट मनोनीत करता है, 4 स्थानीय मंडलों के द्वारा मनोनीत होते हैं और एक भारत सरकार के द्वारा मनोनीत अधिकारी होता है। इसके अलावा स्थानीय मंडल में जो कि हमारे 4 स्थानीय मंडल हैं, 4 जो भी हमारे लोकल बोर्ड्स है, जैसे कि इसमें पूर्वी क्षेत्र में है कैलकाटा, वेस्टर्न में है मुंबई, नॉर्दर्न जोन में है न्यू दिल्ली और साउदर्न जोन में है चेन्नई। तो इन चारों लोकल बोर्ड से 5-5 डायरेक्टर्स मनोनीत किए जाते हैं। तो इस प्रकार ये हमारे रिज़र्व बैंक की मैनेजमेंट सिस्टम है। उसके बाद में हमने कई धाराओं के तहत ये देखा कि रिज़र्व बैंक की पूंजी, रिज़र्व बैंक के कार्य, रिज़र्व बैंक के लिए प्रतिबंधित कार्य कौन से हैं, रिज़र्व बैंक के नोट निर्गमन के अधिकार के बारे में भी हमने पढ़ा। इसके आगे की धाराओं को हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सेक्शन 42 धारा 42 आरबीआई की जो धारा 42 है 42(1), 42(2), 42(3) ये सभी डील करती है कि जो भी कमर्शियल बैंक्स हैं, इंडिया के जो भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं, वो आरबीआई के पास जो कैश रिज़र्व रेशियो मेंटेन करते हैं उससे रिलेटेड प्रोविजंस के बारे में। यह कैश रिज़र्व रेशियो डेली बेसिस पे मेंटेन किया जाता है। इसके अनुसार सारे बैंक्स अपने डिमांड डिपॉजिट्स और टाइम डिपॉजिट्स, इसका एक सर्टेन परसेंटेज आरबीआई के पास रखते हैं। अब हम देखते हैं व्हाट इज़ डिमांड डिपॉजिट एंड व्हाट इज़ टाइम डिपॉजिट। देखिए, जो करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, ये है डिमांड डिपॉजिट, जिसमें से कस्टमर जब चाहे जब पैसा विड्रॉ कर सकता है। लेकिन टाइम डिपॉजिट्स होती है फिक्स डिपॉजिट्स या रिकरिंग डिपॉजिट्स, आवर्ती जमा खाते। इनमें से कस्टमर जब चाहे तब पैसा विड्रॉ नहीं कर सकता है। इसके लिए बैंक को एक प्रॉपर एप्लीकेशन देना पड़ता है। तो जो भी टाइम डिपॉजिट्स है या डिमांड डिपॉजिट्स है, उसका एक परसेंटेज आरबीआई के पास सारे बैंक्स को रखना पड़ता है कैश की फॉर्म में। अब यह परसेंटेज कहाँ से डिक्लेयर होता है? रिज़र्व बैंक इस परसेंटेज में टाइम टू टाइम रिवाइज करता रहता है। जैसे हमारी कंट्री की सिचुएशन है, इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, महंगाई है, प्राइस लेवल बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो मुद्रा को नियंत्रित करने के लिए इसमें आरबीआई जब समयानुसार परिवर्तन करता रहता है। वर्तमान में इसकी जो दर है सीआरआर जो है वो है 3%। उसके बाद है सेक्शन 42C। सेक्शन 42C जो डील करता है वो करता है कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के पास पावर्स है कि वो किसी बैंक को सेकेंड शेड्यूल में से निकाल सकता है। सेकेंड शेड्यूल में निकालने के लिए कुछ अलग कंडीशंस दी हुई है। अगर बैंक किसी तरह का इनडिसिप्लिन कर रहा है, जो कि इस आरबीआई एक्ट की 42C सेक्शन में आ रहा है, तो आरबीआई उस बैंक को अपने शेड्यूल्ड बैंक की लिस्ट में से निकाल सकता है। ये जो लिखा है कि अभी इंडिया में 227 शेड्यूल्ड बैंक्स है, ये थोड़ा पुराना डेटा है,
कुछ बैंक्स के मर्ज होने के बाद में ये डेटा रिवाइज हो गया है। नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 45A से लेकर 45F। देखिए, इससे पहले हम देखते हैं कि अगर कोई भी बैंक रिज़र्व बैंक के द्वारा बताई हुई CRR को मेंटेन नहीं करता है या अपने वीकली स्टेटमेंट्स RBI को नहीं भेजता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान भी है। यह दंड अर्थदंड इकोनॉमिक पनिशमेंट होता है, कुछ पेनल्टी इसमें लगाई जाती है। उसके बाद में देखिए सेक्शन नंबर 45 आता है क्रेडिट इन्फॉर्मेशन सर्विस के बारे में। मींस क्रेडिट इन्फॉर्मेशन सर्विस से हमारा तात्पर्य यहाँ पे है कि ये जो सेक्शन है ये RBI को एम्पावर करता है टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। कौन सी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए? देखिए, जैसे कुछ भी बोरोवर्स है जो अलग अलग बैंक से, अलग अलग इंस्टीट्यूशन से मनी विड्रॉ करते रहते हैं, तो इसकी वजह से गबन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो RBI अब जो भी व्यक्ति या संस्था जिनकी कई बैंकों से ऋण लेने की प्रवृत्ति है उसको रोकने के लिए बैंक अलग अलग व्यक्तियों या संस्थाओं से लिए गए एडवांस या लोन्स की इन्फॉर्मेशन मांग सकता है तथा RBI इस इन्फॉर्मेशन को दूसरे बैंक्स को दे भी सकता है ताकि वह किसी भी दूसरे व्यक्ति को लोन देते वक्त इस इन्फॉर्मेशन का प्रयोग कर सके। इसका मुख्य उद्देश्य बैंकिंग सिस्टम को जो हर्ट करने वाले लोग हैं, जो बैंकिंग सिस्टम के साथ फ्रॉड करते हैं, उसको कंट्रोल करना। उसके बाद आता है RBI का सेक्शन 45H से लेकर 45T। ये रिलेटेड है NBFC से। NBFCs क्या होती हैं? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ अर्थात जो पूर्णतया बैंक नहीं है लेकिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि पोस्ट ऑफिस, जैसे कि इंश्योरेंस कंपनीज़। तो ये क्या करती हैं? इस धारा का जो मुख्य उद्देश्य है वो बैंकिंग कंपनी और नॉन बैंकिंग कंपनी इनके बीच में डिपॉजिट एक्सेप्ट करने को लेकर किसी तरह का कंपटीशन ना हो तथा जो नॉन बैंकिंग कंपनीज़ हैं वो अपने डिपॉजिटर्स के धन का दुरुपयोग ना करे, उसके लिए ये धारा बनाई गई है। एक्सक्यूज़ मी। इस सेक्शन के अंतर्गत रिज़र्व बैंक नॉन बैंकिंग कंपनीज़ के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। और वो रेस्ट्रिक्शंस क्या हो सकते हैं कि जो भी नॉन बैंकिंग कंपनीज़ है वो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करने के लिए किसी तरह का ऐड नहीं दे सकती है या प्रोस्पेक्टस नहीं निकाल सकती है। इसके लिए RBI रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है तथा नॉन बैंकिंग कंपनीज़ जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है उसके ऊपर कुछ शर्तें लागू कर सकता है, उन डिपॉजिट की इन्फॉर्मेशन मांग सकता है तथा डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के लिए टाइम पे गाइडलाइंस जारी कर सकता है। तो ये हुआ NBFCs और बैंकिंग कंपनीज़ के बीच डिपॉजिट एक्सेप्ट करने की प्रतिस्पर्धा को रोकना। ये था सेक्शन नंबर 45H से लेकर 45T। उसके बाद में है कि जो रिज़र्व बैंक है उसमें कृषि शाख के लिए दो तरह के फंड्स थे, दो तरह के रिज़र्व थे। पहला रिज़र्व था नेशनल एग्रीकल्चरल क्रेडिट लॉन्ग टर्म ऑपरेशन फंड और दूसरा आपका जो फंड था वो था नेशनल एग्रीकल्चरल क्रेडिट स्टेबलाइजेशन फंड। जब रिज़र्व बैंक ने इन दोनों फंड्स को किस लिए स्थापित किया था? कृषि में क्रेडिट को बढ़ाने के लिए, एग्रीकल्चरल क्रेडिट को बढ़ाने के लिए। लेकिन जब नाबार्ड की स्थापना हुई तो रिज़र्व बैंक ने इन दोनों फंड से रिलेटेड सारी कार्य व्यवस्था को नाबार्ड को सौंप दिया था। उसके बाद में हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 49। देखिए, सेक्शन नंबर 49 किससे डील करता है? अनाउंसमेंट ऑफ बैंक रेट से। बैंक रेट क्या होती है? बैंक रेट वह रेट होती है जिस रेट के ऊपर नेगोशिएबल बिल्स और कमर्शियल पेपर्स, विनिमय बिल और व्यापारिक पत्रों को रिज़र्व बैंक खरीदता है और उनकी रीडिस्काउंटिंग करता है। बैंक रेट को भी RBI समय समय पर रिवाइज करता है जिसके द्वारा वह कंट्री में मुद्रा की सप्लाई, मनी की सप्लाई को कंट्रोल करता है। तो ये थे रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य प्रावधान। उसके बाद में देखिए, रिज़र्व बैंक
अधिनियम में 2006 में संशोधन हुआ और बन गया RBI अमेंडमेंट एक्ट 2006, जिसमें मेन संशोधन क्या थे कि RBI जो है वो बिना किसी मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट के CRR की लिमिट को डिसाइड कर सकता है। मीन्स जो हमारी कंट्री की सिचुएशन है, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, जो इंटरनल इकोनॉमी की सिचुएशन है, उसको कंट्रोल करने के लिए, मनी की सप्लाई को बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए जो शेड्यूल्ड बैंक्स के लिए RBI CRR डिसाइड करता है। जो हमने पढ़ा था कौन से सेक्शन में था, ये CRR हमने पढ़ा था सेक्शन नंबर 42 में। तो इसमें मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट को हटा दिया गया। उसके अलावा क्या संशोधन हुआ कि जो रेपो रेट है और रिवर्स रेपो रेट है, उसका पूर्ण स्वतंत्र संचालन, पूरी तरह से परिचालन RBI कर सकता है। विदेशी प्रतिभूतियों के साथ अन्य प्रतिभूतियों पर उधार भी दे सकता है और उधार ले भी सकता है, तथा एक ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मार्केट को डेवलप करने के लिए और उसका पूरा तरह से निरीक्षण करने के लिए ये सारे अधिकार RBI को दिए गए इस RBI अमेंडमेंट एक्ट 2006 में। और इसके अलावा डेरिवेटिव से रिलेटेड भी कुछ संशोधन हुए। इस अधिनियम में कुछ नए खंड जोड़े गए, जिसके द्वारा जो RBI है वो डेरिवेटिव डिपॉजिट रेट, नेशनल और इंटरनेशनल सिक्योरिटीज़, इंटरेस्ट रेट्स, प्राइस तथा जो अलग अलग तरह के इंडेक्स नंबर है, क्रेडिट रेटिंग है, उन सब की सूचना सूचना प्राप्त कर सकता है और उस सूचना के अनुसार आवश्यक कार्रवाई कर सकता है। तो ये अब हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट का एक ओवरव्यू हमने लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि RBI के फंक्शंस क्या है। थैंक यू।